चलो देखो बेटा सब लोग, हम लोग अकाउंट्स में पहला चैप्टर कर रहे थे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें आपने कर लिया मीनिंग स्कोप हो गया और प्रिंसिपल्स हो गए, कैपिटल रेवेन्यू हो गया। आज बेटा ये करेंगे, तब आपको ये बाद में उसके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग ये वाली यूनिट करेंगे, यूनिट 7 कॉन्टिजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी। चलो सब लोग हेडिंग लिखो, कॉन्टिजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी। हेडिंग लिखिए, यूनिट 7 कॉन्टिजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसी में और बढ़ाओ एंड प्रोविजंस। तीन चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे, कॉन्टिजेंट एसेट, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन। क्या होता है, एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं, लिखना शुरू करिए। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1, हेडिंग लिखिए, कंसेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। कंसेप्ट 1 है मीनिंग ऑफ प्रोविजन। लिखिए, एज पर प्रोविजंस ऑफ, एज पर प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ब्रैकेट में इसका नाम लिख लो, एएस के नाम याद रखने ही है हम लोग को, ब्रैकेट में लिखना है, इसका नाम है प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का नाम है प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। लिखिए, प्रोविजन शुड बी, provision should be provided by an entity, by an entity if following three conditions are satisfied. Provision should be provided by an entity if following three conditions
आर सेटिस्फाइड। लिखो पहली कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 1 लिखिए इसमें, द एंटिटी should have present obligation. The entity should have present obligation. आगे लिखो बेटा, as a result, due to past events, the entity should have present obligation as a result due to past events. फिर आगे लिखो, present obligation may be legal or constructive. Present obligation may be legal or constructive. पहले वाले पॉइंट को ए पॉइंट कर लो, दूसरे को बी। अब सी पॉइंट में लिखेंगे, लीगल का मतलब हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ। लीगल का मतलब हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कमिटमेंट बाय एंटिटी। कमिटमेंट बाय एंटिटी। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट, कंडीशन 2। कंडीशन 1, अब लिखोगे कंडीशन 2 और यहां प्लस का साइन लगा लेना, मतलब तीनों कंडीशन पूरी होगी तब होगा। पहली, दूसरी और एक और लिखेंगे अभी। लिखिए दूसरे में, इट इज प्रोबेबल दैट there will be an outflow in future due to such present obligation. It is probable that there will be an outflow in future due to such present obligation. अगला लिखो बेटा, प्लस कंडीशन 3। इसमें लिखिए, द एंटिटी हैज and the entity has a reliable estimate for outflow. The entity has reliable estimate for outflow. ठीक है, उसी के नीचे लिखो समरी। समरी फॉर प्रोविजन।
लिखिए सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये कीवर्ड्स हैं, इसी पे मार्क्स मिलेंगे। पास्ट इवेंट, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल नहीं आता, जब भी आएगा थ्योरी आएगी। प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो, रियलाइबल, एस्टिमेट, तब हम लोग बनाएंगे प्रोविजन। और ये जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसके बारे में दो बातें बताया मैंने, ये लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। हो गया बेटा? अच्छा, फिर कुछ एग्जांपल्स लिखो, तब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं। इसमें पूरा एग्जाम्पल का ही खेल है बेटा, तो लिखिए एग्जाम्पल ऑन लीगल ऑब्लिगेशन, एग्जाम्पल्स ऑन लीगल ऑब्लिगेशन। पहला लिखो प्रोविजन फॉर कोर्ट केसेस which are against firm, provision for court cases which are against the firm। दूसरा लिखो प्रोविजन फॉर स्मोक फिल्टर which are to be installed। तीसरा लिखिए प्रोविजन फॉर पेनल्टीज which are levied by government which are levied by government will be paid in future, will be paid in future। अगला लिखो बेटा प्रोविजन फॉर provision for decommissioning cost which is to be paid at the end of fixed asset। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है बेटा?
और वो है AS10, यही लिख रहा हूं, देखो ऐसे कर करके ना सारे AS याद हो जाएंगे। यहाँ लिखना फिक्स एसेट का दूसरा नाम है PPE, शॉर्ट में लिख दिया, और ये होता है AS10 PPE। नीचे लिख दे रहा हूं, PPE का मतलब हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हो गया। एक और एग्जांपल लिखो तब मैं समझाना शुरू करूं। लिखिए एग्जांपल ऑन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एग्जांपल ऑन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। पहला लिखो प्रोविजन फॉर वारंटी। अगला लिखो बेटा प्रोविजन फॉर गारंटी। तीसरा लिखिए प्रोविजन फॉर रिफंड। प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड प्रोविजन फॉर रिफंड। चलो बताओ हो गया। अच्छा अब खूब ध्यान से बेटा बात सुनना, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, देखिए। देखो बेटा आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोविजन। सबने कॉपी कर लिया ना? अब एकदम ध्यान से सुनना, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना बेटा, ठीक है। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट, ये हम लोग का टॉपिक है। अब देखो बेटा क्या है, ये हम लोग का टॉपिक है। अब ये टॉपिक ऐसा है, आप लोग यहाँ भी पढ़ते हो फाउंडेशन लेवल पे, और जब इंटरमीडिएट में आओगे तो वहां देखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपको पढ़ना है। तो यही चीज है टोटल, समझ आए? यहाँ अपने स्टडी मैट में जब देखोगे, जो इंस्टीट्यूट से आपको बुक मिली है, तो उसमें इसका नाम ही नहीं है, खाली लिखे हैं कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लेकिन जब अंदर पढ़ोगे तो खाली इन्हीं दोनों को बता रखा है। ये तो मतलब प्रोविजन को और लायबिलिटी को बता रखा है, एसेट तो है ही नहीं। तो बेसिकली हमें तीन चीजें पढ़नी है, प्रोविजन क्या होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, और कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है। और समझ में ही आएगा एग्जाम्पल से, और जो मैंने लिखवाया है ये कीवर्ड्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो अब बताओ। देखो सबसे पहले समझते हैं जरा प्रोविजन के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रोविजन के बारे में बताओ जरा। पहले आपने अकाउंट्स पढ़ी है अगर, तो प्रोविजन कहाँ आता था? पीएल में लिख देते थे। जैसे आपने जो दो चार पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आता था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आता था ना बेटा। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते थे? एक तो पीएल में लिखते थे, दूसरा बैलेंस शीट में भी जाता था अगर एडजस्टमेंट में होता था तो, ठीक है। तो अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं तो बेटा तब क्या था? तब आपने खाली ये पढ़ा था, सवाल में लगा है, लिखा है 5% बना दो प्रोविजन, तो डेटर को देखा 5% निकाल दिया, 10% लिखा है 10% निकाल दिया, 15% है 15% निकाल लिया। अपना दिमाग नहीं लगाया कि बना क्यों रहे हैं, ठीक है। क्यों प्रोविजन बनाया जा रहा है, क्यों किसी क्वेश्चन में होता था, क्यों किसी क्वेश्चन में नहीं होता था। तो अब आज यहां आप पढ़ने जा रहे हो कि कब कोई संस्था प्रोविजन बनाएगी, उसका एक्सपर्ट नॉलेज। व्हेन वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, अगर हमारा बिजनेस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोविजन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? समझ में आई बात? वो तो मान लो सवाल लगाते थे, उस लिखा होता था इतने परसेंट बनाओ, तो बना दिया उतने परसेंट।
अगर हमारा बिजनेस है तो हम कैसे पता लगाएं कि कब हमें प्रोविजन बनना चाहिए, क्या चीज हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है और क्या चीज हमारा कॉन्टिजेंट एसेट है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, सबको बात समझ आ रही है? क्यों पढ़ना इसको जरूरी है? ध्यान से सुनना। प्रोविजन आएगा, प्रोविजन हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन कहां लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में से माइनस करके अगर जरूरत पड़ गई तो। डेटर्स वाली प्रोविजन कहां आती थी? पीएल में आती थी कि नहीं? और डेटर में से माइनस करके भी तो दिखाते थे। तो प्रोविजन दो जगह जाती है, कहां? पीएल में और बैलेंस शीट में। खूब ध्यान से सुनना। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेटा ये बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट के नीचे क्या बनता है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये वहां लिखा जाएगा। अब क्या है, और इनमें बड़ा जरा सा गैप होता है। अब कोई पहचान नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को क्या समझ लेगा? प्रोविजन। देखो इधर, ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएल बना, बैलेंस शीट बनी, और ये नोट्स टू अकाउंट्स है। तो अभी मैंने क्या बताया? अगर कोई प्रोविजन है, क्या बोला मैंने? तो एक तो वो पीएल में आएगा प्रोविजन, दूसरा बैलेंस शीट में से मान लो डेटर का प्रोविजन है तो डेटर में से माइनस होकर दिखेगा। यही समझाया ना? अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, क्या है बेटा? तो वो उसको यहां जगह नहीं मिली, वो नीचे लिखी जाएगी नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब बताओ किसी ने गलत पहचान लिया तो क्या करेगा वो? अच्छा, दोनों लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं। तो अगर कोई ढंग से नहीं पहचान पाएगा तो प्रोविजन कहां पहुंच जाएगी? फुटनोट में। और लायबिलिटी कहां पहुंच जाएगी? पीएल में और बैलेंस शीट में। गड़बड़ हो जाएगी ना? तो आखिर कैसे पहचाने कि व्हाट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड व्हाट इज प्रोविजन? और कब ये हम पता लगाएं अगर हम बिजनेसमैन हैं कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोविजन, क्या क्या कंडीशंस हैं जब हमें प्रोविजन बनाना चाहिए? या मान लो आपसे कोई कंसल्टेंसी लेने आएगा, आपका कोई क्लाइंट आएगा, तो कैसे उसको बताओगे कि कब प्रोविजन बनाना चाहिए? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, समझ में? क्या क्या पढ़ने जा रहे हो? टॉपिक के नाम बताओ। पहला प्रोविजन, दूसरा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तीसरा कॉन्टिजेंट एसेट। क्या क्या बेटा? प्रोविजन, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, उसके बाद कॉन्टिजेंट एसेट। ठीक है, अब समझते हैं प्रोविजन क्या होती है, हमारा एएस क्या कहता है। अब देखो बेटा, हाँ, अब प्रोविजन कब बनानी चाहिए? अगर इस पे कोई रूल नहीं बनाया जाएगा तो सब अपने मर्जी के हिसाब से प्रोविजन बनाएंगे ना। तो बेटा इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बना दिया गया। क्या बनाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे लॉ में सेक्शंस होते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, वैसे हम लोग के अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होगा? और अगले लेवल पे जब आओगे तो पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पढ़ोगे बेटा? तो उसमें होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनका अलग है, अकाउंट का अलग है, लॉ का अलग है। तो प्रोविजन से रिलेटेड रूल कहां लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। बोलो फिर से, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 29 में। क्या उसका नाम है? प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। एग्जाम में अगर ये आया, आप एएस का रेफरेंस देके लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये हमें हमें क्वालिटेटिव आंसर करना है, बल्कि आंसर नहीं करना। समझ है? जो कीवर्ड्स हाईलाइट करूंगा वो कीवर्ड्स लिखने हैं और एएस से उसको रिलेट करा देना है, तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो चलो, अब कोई पर्सन कब प्रोविजन बनाए कब ना बनाए, इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने एक रूल, ये एएस कौन बनाता है? आईसीएआई। कौन बनाएगा? सारे एएस आईसीआई बनाता है। समझ है? अब वो किस पे लगेगा, ये डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन डिसाइड करेगा? समझ है? अगर कंपनी पे लगना है तो ये लोग डिसाइड करेंगे, कंपनी पे नहीं लगना है तो आईसीआई खुद ही मैनेज कर लेता है उसको। तो अब समझ लो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से प्रोविजन क्या होता है। तो सुनिए बेटा, प्रोविजन क्या होता है अब यहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये चार कंडीशन है, अगर चारों पूरी होंगी तो प्रोविजन बन जाएगा। कितनी कंडीशन है? मतलब कंडीशन तो तीन है, उसकी कीवर्ड चार है। ये जो यहाँ हाईलाइट किया है ये क्या है? कीवर्ड है, इसी पे नंबर मिलेगा। कंडीशन तीन है, कीवर्ड चार है। क्या क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ड्यू टू पास्ट इवेंट, ड्यू टू, जिससे प्रोबेबल आउटफ्लो होगा और जिसका हम रिलायबल एस्टिमेट करेंगे। अगर ये चारों हैं तब तो प्रोविजन बनेगा, चारों नहीं है तो प्रोविजन नहीं बनेगा। क्या क्या होगा बताओ? पहले, सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फिर बेटा उससे पास्ट इवेंट्स, और क्या? प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट। ये चार कीवर्ड हैं, इसी पे मार्क्स मिल जाएगा। और एस 29 अगर इसके साथ लिख दोगे। अब ये क्या कहानी है मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ।
ध्यान से सुनिएगा एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ का। देखो ये सर, मान लो बेटा एक्स लिमिटेड नाम की कोई एक कंपनी थी, खूब ध्यान से सुनिएगा। एक इस पूरे एएस में खाली एग्जाम्पल का ही खेल है। एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी थी, मान लो उसने कोई एक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिस्टर ए को बेचा। एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स किसको बेचा? मिस्टर ए को बेचा। अब क्या हुआ? वो प्रोडक्ट हो गया खराब। मिस्टर ए ने कंपनी को अप्रोच किया, ठीक कर दो। कंपनी इनको जवाब नहीं दे रही है, तो क्या हुआ बेटा? मिस्टर ए पहुंच गया कंज्यूमर फोरम में। कहा? कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच गया। कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच के मिस्टर ए ने कंपनी पे मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब एक कंपनी का एडवोकेट होगा जो केस कर रहा होगा, और एक मिस्टर ए ने एडवोकेट किया होगा, है ना? केस चल रहा है, ध्यान से सुनना को। समझ आ रही बात? क्या क्या बोला मैंने? एक्स लिमिटेड ने किसको माल बेचा है? मिस्टर ए को, और फिर वो प्रोडक्ट हो गया खराब। मिस्टर ए ने कंपनी से अप्रोच किया, तो जो कंपनीज की आदत होती है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, कुछ बताया होगा उसको। तो अब ये सेटिस्फाई नहीं है, ये कोर्ट में पहुंच गया, कंज्यूमर कोर्ट में उठा के केस कर दिया। केस कर दिया, तो अब कंपनी और मिस्टर ए पे केस चल रहा है। अब क्या हुआ? कंपनी का एडवोकेट एक बार आता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। एडवोकेट किसके पास आया? वो कहता है ऐसा है कि हम लोग केस हार जाएंगे, इसकी हियरिंग बहुत सारी हो गई है, अब मुझे लग रहा है हम लोग हार जाएंगे, लगभग लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। समझ आया? एडवोकेट एडवोकेट आके बता रहा है कि हम केस हार जाएंगे, 2 लाख रुपए के आसपास हमको देना भी पड़ेगा, 2 लाख के आसपास देना पड़ेगा। ठीक है? तो जब ये बात है बेटा, तो इसका प्रोविजन बनाया जाएगा। अब इसी को मैं रिलेट कराने चल रहा हूं, एक एक करके सुनना ध्यान से। बताओ, अभी बताओ, 2 लाख मिलेगा या देना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। 2 लाख की लाइबिलिटी है ना, वो कह रहा है देना पड़ेगा। अभी तुरंत नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है 2-4 वो हियरिंग और होगी, एक आध महीने बाद देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि आज पैसे देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? ड्यू टू पास्ट इवेंट। ड्यू टू पास्ट इवेंट क्या है? पहले इसको माल बेचा था, इस वजह से आज ये नौबत आई ना। पहले इसको माल बेचा था, वो खराब हो गया, तो इस वजह से आज ये नौबत आई। तो हम कंपनी पे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसकी वजह से? पास्ट इवेंट्स की वजह से। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगला देखो, जिससे प्रोबेबल आउटफ्लो होगा। क्या होगा? अरे बेटा देखो, कंपनी हार रही है मुकदमा ना, कंपनी जीत भी तो सकती है। कोई केस ऐसा बने जिसमें जीत जाए कंपनी, तो प्रोबेबल इनफ्लो होगा ना। यहां क्या हो रहा है? प्रोबेबल आउटफ्लो, तो आउटफ्लो होना चाहिए। बोलो पहली कंडीशन क्या हुई? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब आज हमें पैसे देने पड़ेंगे ड्यू टू पास्ट इवेंट। पहले हमने कोई काम ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हमें पैसे देने पड़ेंगे, जिससे पैसों का आउटफ्लो होगा। समझ आया ना? और जिसको हम रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं। जब ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो उसका प्रोविजन बना दिया जाएगा। समझ आया? अब फिर से आओ यहीं पे। देखो, पहले इन्होंने माल बेचा था, पास्ट इवेंट, जिसकी वजह से आज मुकदमा चल रहा है और ये हारने वाले हैं, पैसे देने पड़ेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो। और वकील साहब आके बता रहे हैं साहब साहब कि लगभग 2 लाख देना पड़ेगा। अगर मान लो वकील ये ना बता पाता कितना देना पड़ेगा, वो ये कहता कुछ तो देना पड़ेगा लेकिन पता नहीं है कितना देना पड़ेगा, तब प्रोविजन नहीं बन पाएगी। जब निश्चित होगा तब ना प्रोविजन बनाओगे। समझ आए? तो इसको बोलते हैं रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेशन होना चाहिए। क्या बोला बेटा मैंने? कीवर्ड रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेशन हो पाए। जब ये सारी बातें पूरी होंगी, तो कहा जाता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पास्ट इवेंट के थ्रू उस पर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिससे आउटफ्लो होगा, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट करोगे। अगर ये चारों बातें हैं, तो समझदारी इसी में है, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, चुपचाप प्रोविजन बना लो। कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। कौन बेटा? ठीक है, अब बताओ क्या क्या कीवर्ड्स है। पहला, ड्यू टू, जिससे प्रोबेबल आउट, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ
अगर ये चारों हैं तो हम प्रोविजन बनाएंगे, चारों में से एक भी गायब है तो हम उसकी प्रोविजन नहीं बनाएंगे। डन? ठीक है, अब तुम लोग जो जो सबसे ज्यादा तुम लोग को मिला है वो आओ उसी पे समझ लेते हैं। बताओ, हम लोग डेटर्स पे बेटा डाउटफुल डेटर पे प्रोविजन नहीं बनाते थे। अब 2 मिनट सोचो, पास्ट में सेल करी है, पास्ट इवेंट है, पास्ट में माल बेचा है, तो पास्ट इवेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब बेटा कुछ ना आना भी तो जाना ही है। बताओ, कुछ ना आना भी जाना ही है ना। डेटर से 1 लाख मिलना था, वो 80,000 दे रहा है, 20,000 डूब जाएंगे तो गया ही तो। क्यों गया भाई? मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के ये माल बनाया, आपको उधार बेचा, आपने पैसे नहीं दिए तो मेरा पैसा गया नहीं? मैंने तो लगाया ना अपनी जेब से। समझ आई बात? तो पास्ट इवेंट की वजह से क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिससे क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। और जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर, वहां तो पहले ही पता होता है ना डेटर को कितने का माल बेचा है। समझ आया? तो ऐसे में हम उसकी प्रोविजन बना लेते हैं। समझ बात है कि नहीं है? तो तब इसकी प्रोविजन बनती है अगर हमारे पास ये 4 चीजें पूरी हो रही हैं। अब आओ इसी को कंडीशन बाई कंडीशन पढ़ते हैं। एग्जाम में आएगा तो कंडीशन वाइज आप लिखेंगे। देखो क्या लिखा मैंने। एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 29, प्रोविजन एएस का नाम लिख दिया। प्रोविजन शुड बी प्रोवाइडेड बाई एन एंटिटी इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर नीचे की सारी कंडीशन पूरी होगी तो प्रोविजन बनेगा। पहला, द एंटिटी शुड हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है बेटा? और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बी लीगल, में बी कंस्ट्रक्टिव। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे हो सकती है? लीगल, और ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, अभी ये पहले खत्म हो जाए तब बता दूं फिर से। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? द एंटिटी शुड हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ड्यू टू पास्ट इवेंट। ये पहली कंडीशन हुआ। दूसरा, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो। ये निश्चित है कि हमें हमें क्या है? पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर ड्यू टू सच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज जो मुकदमा चल रहा है इसकी वजह से आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा। एंड द एंटिटी हैज रिलायबल एस्टिमेट फॉर इट। और एंटिटी इसको कैलकुलेट कर सकती है रिलायबल तरीके से कि लगभग इतना देना पड़ेगा। जब ये बातें पूरी हो गई तो इसके लिए क्या बन जाएगी? प्रोविजन बन जाएगी। समझ में? सबको क्लियर हुआ? अब बेटा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 2 तरह की होती है। क्या क्या बताओ? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कितने तरह की होती है? एक लीगल और एक कंस्ट्रक्टिव। क्या क्या? लीगल का मतलब जो कानून की वजह से है, कंस्ट्रक्टिव जो मतलब जो हमारे खुद की वजह से। लीगल किसकी वजह से? कानून की वजह से। और कंस्ट्रक्टिव हमारी खुद की वजह से। हमारी खुद की वजह का क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा मैंने आपको ये कैलकुलेटर बेचा, 1 साल की गारंटी दे दी। अब बताओ 1 साल में खराब होगा तो लेके आओगे नहीं वापस करने? नहीं वापस करूंगा तो डिस्प्यूट क्रिएट होगा। या मान लो वापस कर भी दिया, मैंने इसको लेके दूसरा आपको दिया, तो आउटफ्लो हुआ दोबारा से कि नहीं? वो मैं किसी और को बेचता तो कुछ कमाता उससे। समझ आए? तो गारंटी अगर मैंने दी, मैंने वारंटी दी कि ये ले जाओ 1 साल तक वारंटी है, कुछ खराब होगा हम बदल देंगे, तो बदलने में मेरा तो पैसा लगेगा। बताओ? तो उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। मैंने कहा ये कैलकुलेटर लेके जाओ, अगर ये खराब होगा रिफंड ले जाना। तो मैंने खुद ये समस्या पैदा की हुई है ना, सेल बढ़ाने के चक्कर में। बताओ बेटा, अब अगर 1 साल तक खराब होगा तो मुझे रिफंड करने पड़ेंगे, तो रिफंड सबका तो नहीं खराब होगा, कुछ का तो खराब होगा, 100 में से 2 का होगा, तो उसका प्रोविजन मुझे बना लेना चाहिए। ऐसा कहता है ये। बात समझ आई? अब बताओ लीगल का मतलब क्या हुआ? थ्रू लॉ, है ना? लीगल का मतलब लॉ। और इसका कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब हुआ? कमिटमेंट बाय एंटिटी। अभी और समझ में आएगा ये। देखो इसीलिए मुझको पता था ना, इसीलिए देखो अलग अलग इसके एग्जांपल लिखवाए, इसके अलग अलग। अभी समझ में आ जाएगा। चलो भाई एक बार रिवाइज कर लो फिर बताओ फटाफट क्या क्या पढ़ रहे हो। AS 29 क्या नाम हुआ? प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट। प्रोविजन कब बनेगा? जब पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर पाए और जिससे प्रोबेबल आउटफ्लो हो। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 2 तरह की होती है, कौन कौन सी बताओ? पहला, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। लीगल ऑपरेशन थ्रू लॉ, और कंस्ट्रक्टिव कमिटमेंट बाय एंटिटी। ठीक है, अब आओ समझते हैं।
अब यहाँ नीचे मैंने पहले ही कहा था ना, ये समझ में एग्जाम्पल से ही आता है। अब ये देखो कुछ नए एग्जाम्पल्स जो पहले आपने नहीं करे हुए। देखो पहला, प्रोविजन फॉर कोर्ट केसेस विच आर अगेंस्ट द फर्म। ये तो समझा दिया ना, अगर फर्म का किसी से मुकदमा चल रहा है, इनको लग रहा है हार जाएंगे और निकाल पा रहे हैं कितना देना पड़ेगा, तो प्रोविजन बना लेना चाहिए। इसी से तो समझाया ना आपको। दोबारा देखो, प्रोविजन फॉर स्मोक फिल्टर विच आर टू बी इंस्टॉल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा बताओ? बड़े बड़े कारखानों से खूब सारा स्मोक पोल्यूशन फैलाता है, तो क्या है, सरकार के रूल है कि उनको स्मोक फिल्टर लगाना पड़ता है। समझ है कि मतलब उतना तो कम से कम प्रदूषण ना फैले जितना बिना स्मोक फिल्टर के होगा। तो अब वो उसकी कॉस्टिंग बहुत आती है, बहुत महंगा होता है। लेकिन क्या है, नहीं लगाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार लगाएंगे, मान लो एक बार लगा लिया, वो 5 साल चलेगा, तो 5 साल बाद फिर नया लगाना है ना, पता है लगाना है, तो उसका प्रोविजन बना लो। क्योंकि वो एसेट तो है नहीं, वो कुछ कमा के थोड़े ना देगा, वो तो कानून की वजह से लगाना पड़ रहा है ना हम लोग को। एसेट क्या होता है? जो हमारी जेब में पैसे लाए। लाइबिलिटी जो हमारी जेब से पैसे ले जाए। समझ आया ना? तो वो स्मोक फिल्टर कुछ कमा के नहीं देगा, लेकिन क्या है, रूल है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो तो अगर आज लगाया और वो 2 साल बाद खराब हो जाएगा, हमें नया लगाना पड़ेगा, तो हमें उसका प्रोविजन पहले से बना लेना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताएं? तीसरा सुनो अगला, प्रोविजन फॉर पेनल्टीज लेविड बाय गवर्नमेंट विल बी पेड इन फ्यूचर। अगर हमने कोई कानून नहीं माना, तो क्या हुआ, चेकिंग हुई, पकड़े गए, पेनल्टी लगा दी सरकार ने, आज नहीं कल देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए। क्योंकि हमने कानून नहीं माना, ये पास्ट इवेंट हुआ जिससे पेनल्टी लगी है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। पेनल्टी वो बता के गए होंगे इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, सारी कंडीशन पूरी हो गई, उससे आउटफ्लो होगा, तो इसका मतलब उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। बोलो ठीक है। अगला बेटा, प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग कॉस्ट विच टू बी पेड एट द एंड ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो बेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे होता है। देखो, किसी कंपनी ने फॉरेन से एक मशीन खरीदी, किसी कंपनी ने फॉरेन से एक मशीन खरीदी। अब वो मशीन कंपनी कहती है, ये कंपनी कहती है 1 2 3 4 5 6, 6 साल बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, हटानी पड़ेगी। तो अब बहुत बड़ी मशीन है, जैसे बड़े बड़े कारखाने में बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, तो उसको लगाने के लिए विदेश से इंजीनियर आते हैं। तो लगाने इंजीनियर विदेश से आते हैं, तो जब हटाना होगा तब भी वो इंजीनियर आएंगे। समझ है? तो हम अभी पूछ लेते हैं, बताओ जब इसको हटाओगे तो कितने पैसे लगेंगे? तो जैसे मान लो उन्होंने बता दिया कि इसके पैसे लगेंगे, मान लो उन्होंने कहा 6 साल बाद हम 3 लाख रुपए लेंगे, 3 लाख लेंगे। तो क्या करते हैं, अब बताओ, ये तो निश्चित है ना बेटा, 6 साल बाद मशीन खराब होगी, हटाई जाएगी, और 3 लाख लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रोविजन पहले से बना लेना चाहिए। इसी हटाने को, अनइंस्टॉलेशन को बोला जाता है डी कमिश्निंग। एसेट हटाने को, अरे लगाना, इंस्टॉल करना, हटाना अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कमिश्निंग। समझ आए? ठीक है, डी कमिश्निंग कॉस्ट, इसकी हमें प्रोविजन बना लेनी चाहिए। बोलो सबको क्लियर हुआ? अच्छा अब ये देखो अगला, ये बताओ किसकी वजह से था, हमने कानून नहीं माना या किसी लॉ के चक्कर में पड़ गए तब ये हमें पे करना पड़ा? अभी नहीं पे करना पड़ा तो भविष्य में देना पड़ेगा, तो हमने उसका प्रोविजन बना दिया। अब अगला है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बेटा, हम खुद की वजह से, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया हम खुद की वजह से हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हो गया। जैसे ये मैंने बताया नहीं था, प्रोविजन फॉर वारंटी, गारंटी एंड रिफंड। अब आप बताओ सब बच्चे, कोई कंपनी अपना माल बेच रही है, वो गारंटी दे रही है, वारंटी दे रही है, या रिफंड की बात कर रही है कि खराब होगा तो चाहे गारंटी लेना, वारंटी लेना या रिफंड ले लेना? तो ये बताओ, मान लो 100 लोग को माल बेचा है, तो 100 तो नहीं आएंगे, लेकिन मान लो कोई भी सामान अगर बेच रहे हो, खराब होने के चांसेस होते हैं ना, तो कंपनी इतना तो देखेगी, 100 में से मान लो 10 लोग का खराब हो जाएगा, तो 10 लोग का जितना होगा उतने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एक आदमी को 1 लाख का माल बेचा था, तो 10 आदमी का 10 लाख का हुआ ना। तो अगर उनको लगता है 10 आदमी के पैसे या तो रिफंड करने पड़ेंगे, या उनको गारंटी क्लेम कर लेंगे, या वारंटी क्लेम करेंगे, तो क्या करना चाहिए, तो वो इतने का प्रोविजन बना लेना चाहिए उनको। ये इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? तो ये हुआ प्रोविजन। बोलो क्या क्या कंडीशंस हैं, जब
पास्ट इवेंट्स की वजह से क्या होगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, जिसकी वजह से प्रोबेबल आउटफ्लो होगा, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोविजन बना लेनी चाहिए। तब बेटा ऐसे में प्रोविजन हमें बना लेनी चाहिए। और प्रोविजन दो तरह की हुई, एक लीगल हुई, दूसरा कंस्ट्रक्टिव हुई। लीगल ऑपरेशन बाय लॉ, कंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन बाय एंटिटी, कमिटमेंट बाय एंटिटी। समझ आया? आगे बढ़े। तो ये बात हुई प्रोविजन की। अब लिखो थोड़े पॉइंट्स, इस पे लिखो एडिशनल पॉइंट्स। टू बी कंसीडर्ड related to provision. Additional points related to be considered related to provision. ठीक है, चलो लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट बेटा, द एंटिटी should review the amount of provision at the end of each year on the basis of probability of outflow. The entity should review the entity should review the amount of provision at the end of each year on the basis of probability of outflow. दूसरा लिखो बेटा, the entity should not create provision for operating losses which are expected in future, because AS 29 covers only those provisions which are related to past events, which are related to past event. बेटा तीसरा, the entity should provide for onerous contract
an entity can provide restructuring cost only if it is confirmed by agreement with buyer. Restructuring means discontinuation of product line or location of business. Discontinuation means discontinuation of product line और लोकेशन ऑफ बिजनेस। हो गया? चलो अब ये देखो बेटा, प्रोविजन बनाते टाइम इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो आपने अभी भी लिखा। देखो पहला, सबसे पहला देखो, पहला बेटा स्क्रीन पे देखो, द एंटिटी शुड रिव्यू द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोविजन को रिव्यू करते रहना चाहिए हर एक बैलेंस शीट डेट पे। जैसे चलो मैं इसको आसान करके बताता हूं, पहले बताओ बेटा, जब आप फाइनल अकाउंट वाले सवाल लगाते थे तो ऐसे नहीं होता था, एक प्रोविजन ट्रायल में होती थी और एक प्रोविजन एडजस्टमेंट में दी होती थी। किसी किसी क्वेश्चन में होता था कि नहीं? तो वो जो ट्रायल में है वो पिछले साल वाली है बची हुई, और जो एडजस्टमेंट में है वो करंट ईयर वाली होती थी। तो क्यों जब प्रोविजन पहले होती थी तब भी हम लोग क्यों बनाते थे? क्योंकि हर एक बैलेंस शीट पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं ना कि कितने का नुकसान होने की संभावना है। हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करते हैं, तो जितनी होती है उतनी बनाते थे। और अगर याद हो तुम लोग को तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था, प्रोविजन का एडजस्टमेंट पीएल की क्रेडिट साइड में होता था, तो उसमें प्रोविजन ज्यादा हो जाती थी, कैंसिल करना पड़ता था, तो पीएल की क्रेडिट साइड में ले जाके करते थे। तो वही यहां पे लिखा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविजन बनाया तो उनको अपनी हर बैलेंस शीट डेट पे जाके उसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे ये देखो है यहाँ पे, समझ में यहाँ आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट केस शुरू हुआ, अब 3-4 हेयरिंग के बाद यही लग रहा है इनको कि 2 लाख देने पड़ेंगे, 2 लाख देने पड़ेंगे बेटा, तो देने पड़ेंगे, और ये 31 मार्च को लग रहा है, तो यहाँ प्रोविजन कितने का बनाएगा? 31, 2 लाख का बनाएगा। अब मान लो 1 साल किसी तरीके से एडवोकेट ने केस आगे बढ़ा दिया, अब यहाँ लग रहा है 2 लाख के बजाय 3 लाख देना पड़ जाएगा, तो प्रोविजन हमें और बढ़ा लेनी चाहिए। या मान लो यहाँ लगता है किसी तरह 1.5 लाख पे सेटल करा लेंगे, तो 50 की कम कर दो। लेकिन हर एक बैलेंस शीट पे रिव्यू करते रहो, जितना जरूरी हो उतने की प्रोविजन बनाओ, क्योंकि प्रोविजन कहाँ जाएगी? पीएल की डेबिट में, प्रॉफिट कम कर देगी ना। तो जितने की आवश्यकता है उतना लिखो। और याद करो, ये एक बात हुई, तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, बोलो समझ में आया पहले पॉइंट में क्या लिखा है? हमें हर एक बैलेंस शीट डेट पे क्या करना होगा? अपनी प्रोविजंस को रिव्यू करते रहना होगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी और बनाएंगे, ज्यादा है कैंसिल कर देंगे। फिर पढ़ो सेकंड, सेकंड बेटा, द एंटिटी शुड नॉट क्रिएट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस। अब ये क्या चीज हुई? देखो यहाँ पे खूब ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो किसी ने ये पढ़ा, सब लोग सामने देखिए, किसी ने पढ़ा कि प्रोविजन नाम की भी कोई चीज होती है, किसी बिजनेसमैन ने, अब उसने कहा चलो एक नया बिजनेस खोल शुरू करते हैं, यहाँ बिजनेस शुरू किया। अब उसने कहा ऐसा है, हमने तो नया नया बिजनेस शुरू किया है, हमको पता है पहले साल घाटा होगा, तो ऐसा करते हैं प्रोविजन बना देते हैं। समझ आए? उसने कहा हमने तो नया नया बिजनेस शुरू किया, हमें पता है पहले दूसरे तीसरे साल घाटा होगा, तो क्या करें? प्रोविजन बना लें।
तो AS 29 मना करता है, कहता है इसकी प्रोविजन आप नहीं बना सकते। क्यों? प्रोविजन किसकी बनती है? क्या क्या कंडीशन पढ़ा था बोलो? पहला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, किसकी वजह से? पास्ट। फिर उससे क्या हो? प्रोबेबल आउटफ्लो, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर पाओ। ठीक है, तब प्रोविजन बनेंगे। तो वो कहते हैं देखो ऐसा है, बिजनेस तो तुमने आज खोला, तो ये पास्ट से कहां कनेक्ट हो रहा है? समझ आए? पास्ट से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग लॉसेस। समझ आए? ऑपरेटिंग का मतलब, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, कैश फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना ऑपरेटिंग। जैसे बताओ, विराट कोहली पैसे कमाता है बेटा क्रिकेट खेल के भी और एडवर्टीजमेंट्स और बाकी सब करके। अब बताओ मुख्य काम क्या है, क्रिकेट खेलना या एडवर्टीजमेंट करना? तो क्रिकेट खेल के जो पैसे मिले वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिना क्रिकेट खेले जो मिला वो अदर एक्टिविटी हो गई। तो हम लोग को यहाँ ऑपरेटिंग से मतलब है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम कभी भी ऑपरेटिंग लॉस के लिए, हम कभी भी अपने ऑपरेटिंग लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते। बोलो पहला पॉइंट क्या पढ़ा? हर एक बैलेंस शीट पे अपने प्रोविजन को रिव्यू करते रहना होगा। कम है और बढ़ा लो, ज्यादा है कैंसिल कर दो। फिर क्या पढ़ा बेटा? सेकंड, हम ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते। रीजन बताओ? क्योंकि वो पास्ट से जाके कनेक्ट नहीं होता। जो पास्ट से कनेक्ट होगा उसी की प्रोविजन बनेगी। आगे बढ़े। तीसरा, यहां मैंने लिखवा भी दिया है, बिकॉज AS 29 कवर ओनली दोज प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स। पास्ट से नहीं होगा तो इसलिए नहीं आएगा। अब चलो ये वाला पढ़ो क्या लिखा है। द एंटिटी, चलो, द एंटिटी शुड प्रोवाइड फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है बेटा? द एंटिटी शुड प्रोवाइड फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। अब ये क्या होता है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। चलो देखो, बताओ कोई भी सामान कैसे बिकता है? स्क्रीन पे देखना, अब तब समझ में आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है? होलसेलर को। किसको देगा? होलसेलर देगा रिटेलर को, और रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसको देगा? होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर। ठीक है, अब बताओ किसी एक प्रोडक्ट को बनाने वाले कई मैन्युफैक्चरर होते हैं कि नहीं? ठीक है, ये लोग अपना बना के प्रोडक्ट किसको देंगे? होलसेलर को देंगे। होलसेलर ही उसको आगे मार्केट में बढ़ाएगा, रिटेलर को देगा, और रिटेलर के बाद कस्टमर आएगा। कस्टमर को थोड़ी ना पता होता है। आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई चीज है तो खरीद लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो लेके आएंगे। हमें क्या पता मार्केट में क्यों नहीं आ रहा है? तो वो पीछे का गेम होता है। बात समझ आ रही है? अब सुनना, एक छोटा सा केस सुनाता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, हम सबको पता है, बताओ, जब नोकिया कंपनी बेटा मोबाइल बना के बेचती थी तो मोबाइल सेल होता था ना अच्छा खासा। ठीक है, अब तो क्या होता था, जैसे मोबाइल बनाने वाली नोकिया थी, नोकिया किसको देती थी? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता था? रिटेलर को। और रिटेलर के पास कौन खरीदने आता था? कस्टमर आता था। ठीक है, अब जैसे मान लो नोकिया के कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए, जैसे मान लो ओप्पो वीवो की बात कर लें, ओप्पो वीवो की बात कर ले, इन लोगों की। तो अब इन लोगों ने जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा ऐसा है, ये मोबाइल बनाता है तो ये देता है होलसेलर को, ये देता है रिटेलर को, ये देता है कस्टमर को। तो यहीं से माल आगे जाता है तो इसको पकड़ते हैं। किसको? होलसेलर को। ठीक है, तो ये लोग होलसेलर के पास गए। होलसेलर से इन्होंने कहा ये बताओ नोकिया वाले कितना तुमको कमीशन देते हैं? तो इन्होंने मान मान लो कहा कि हमको 5% का कमीशन देता है नोकिया। कितना बेटा? ऐसे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। नोकिया वाले वाकई में कमीशन बहुत कम देते थे। नोकिया वाले क्या बोलते थे? कहते थे तुम्हारी दुकान पे माल नहीं बिकता, हमारा मोबाइल है इसलिए बिकता है, जिस दुकान पे होगा वहीं बिकेगा। समझ आया? बिकता भी तो वैसे था। अच्छा, अब आगे देखो, तो उन्होंने कहा 5% देता है नोकिया, तो ऐसा है हम तुमको 15% का कमीशन देंगे। अब उसका माल रोको, हमारा आगे बढ़ाओ। बात समझा नहीं? अब बताओ, अब होलसेलर क्या बोलेगा? वो बेवकूफ तो बनेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है चलो ये 5% देते हैं, तुम 15%। 15% तब दोगे जब तुम्हारा कोई खरीदेगा। कस्टमर क्या मांगेगा आके? नोकिया का मोबाइल मांगेगा ना। कहेगा तुम्हारा कोई खरीदेगा नहीं तो किस बात का 15% दोगे? तो इन्होंने कहा कि हमने मार्केट में सर्वे करवाया है, मार्केट में सर्वे करवाया है ऑन, अब ऐसे में कोई फिगर ले लेता हूं,
कि मान लो एक साल में 3 लाख मोबाइल हमारे बिकने वाले हैं, 3 लाख मोबाइल बिकने वाले हैं, और ऑन एन एवरेज मान लो एक मोबाइल 12,000 का है, तो इसका हम तुमको 15% देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो, अब मेन पॉइंट यहाँ पे। अब होलसेलर फिर बोलेगा, ये बताओ 3 लाख बिकेंगे, ये कहाँ से तुमने सर्वे करवा लिया? अगर तुम खुद सर्वे करवाओगे तो अपने लिए तो बढ़ा चढ़ा के ही बताओगे ना बेटा, बोलो। वो कहेगा नहीं बिकेगा, तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा देखो ऐसा है, बात तुम्हारी बात ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखो हमने सर्वे करवाया है 3 लाख मोबाइल बिकेंगे, ऑन एन एवरेज 12,000 का एक मोबाइल होगा, उसका 15% हम तुम्हें कमीशन देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और अगर 3 लाख मोबाइल बिके या ना बिके उसको तुम छोड़ो, हम बिके चाहे मत बिके, तुम्हें हम इस फिगर पे 15% का कमीशन देंगे, इसका मोबाइल रोको। समझ में? अब रुकेगा? और इनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, पैसा देना निश्चित है, तो उसकी प्रोविजन कंपनी को बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो एन एंटिटी शुड प्रोवाइड फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। पहले पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करोगे। दूसरे में क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनेगी क्योंकि पास्ट से कनेक्ट नहीं होता। तीसरे में क्या पढ़ा, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग प्रोविजन बनाएंगे हमेशा। और ये अगला लास्ट वाला, लास्ट वाला देखो यहां बताया था, इसे समझ जाओगे तुम लोग। चलो देखो बेटा, अभी मैंने एक एग्जांपल नहीं लिया था, मैंने कहा था यहां एक मशीन लगाई, 6 साल चलेगी, 6 साल बाद इसको हटाने के लिए 3 लाख रुपए कंपनी लेगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना कंपनी से। ठीक है, अभी बताया था ना आपको, विदेश से मशीन आई, इंस्टॉल की गई, मान लो 5 करोड़ की मशीन है, वो इंस्टॉल करी गई। अब क्या होगा, वो 6 साल तक चलेगी, 6 साल बाद कंपनी हटाने के लिए 3 लाख रुपए लेगी। हमें उसका प्रोविजन बनाना है, क्या करना है? तो बेटा हम ये प्रोविजन बनाएंगे, जब हम आज प्रोविजन बनाएंगे तो 3 लाख पे नहीं बनाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो 6 साल बाद जो सामान 3 लाख में आएगा, वो अगर आज 2 लाख में आ जाता है, तो 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख हुई। बोलो, जो चीज 6 साल बाद 3 लाख में मिलेगी, वो आज अगर मान लो 2 लाख में मिल जा रही है, तो 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई? तो प्रोविजन कितने का बनेगा? 2 लाख का बनेगा, न कि 3 लाख का बनेगा, क्योंकि आज का 2 लाख कल के 3 लाख के बराबर है। समझ में? बोलो आगे बढ़े। तो ये बेटा यहाँ पे आके अब खत्म हुआ आपका प्रोविजन। अच्छा एक ये मैंने बताया, ठीक है, ये देखो, ये लिखा था कि नहीं हम लोगों ने, ऑपरेटिंग लॉसेस, ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट, रीस्ट्रक्चरिंग, ये लिखवाया नहीं, चलो समझा दिया, लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, 5वां पॉइंट जिसको लिखवाया नहीं था बेटा। द एंटिटी शुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोविजन एट प्रेजेंट वैल्यू। वही जो मैंने एग्जांपल दिया, उस वही है ये। लॉन्ग टर्म प्रोविजन को किस पे बनाओगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? अब ये लास्ट रह गया, ये भी देख लो फटाफट। कोई भी कंपनी को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की के लिए प्रोविजन बनाने की परमिशन है। फिर से एक बार, किसी भी कंपनी को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के लिए प्रोविजन बनाने की परमिशन है। क्या बेटा? किसी भी कंपनी को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के लिए प्रोविजन बनाने की परमिशन है। अब रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है बताओ? फोर्ड कंपनी इंडिया में है कि नहीं है? फोर्ड कंपनी इंडिया में है कि नहीं है? अब इंडिया से ऑपरेशंस क्लोज कर दिए ना, लेकिन अब बताओ जिसके पास उसकी कार है, तो भरोसा बनाए रखने के लिए कंपनी बंद करने से काफी दिन पहले उन लोगों ने बता दिया था कि हम यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, बताया था। उसमें बहुत नुकसान हुआ, महंगे महंगे मॉडल सस्ते दाम पे बेचने पड़े। तो हमें इसी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, समझ आए?
कि जब कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करोगे या कोई एरिया डिसकंटिन्यू करोगे। क्या बोला मैंने? जब कोई प्रोडक्ट या एरिया, जैसे मान लो कोई एक, उन्होंने तो प्रोडक्ट भी बंद कर दिया, एरिया भी छोड़ दिया, दोनों ही कर दिया ना। जैसे इंडिया से तो चले गए ना, तो महंगे महंगे मॉडल सस्ते दाम पे गए, और उसके बाद भी आज भी सर्विस सेंटर तो चल ही रहे हैं। तो जो पार्ट्स लग रहे होंगे वो बनते तो इंडिया में ही होंगे ना, उनका सबसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर कोई बना रहा है, अब चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, कस्टमर से रिलेशन सही रखने के लिए कर रहे हैं वो लोग। तो इसी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। अगर ऐसा कुछ है तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए। समझ में? अगला पॉइंट लिखो, अब जाके यहां हम लोग का प्रोविजन खत्म होता है। अब लिखो अगला कंसेप्ट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कंसेप्ट 2 लिखो बेटा। कंसेप्ट 2, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जो कुछ था इस चैप्टर में वो प्रोविजन में ही था, अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। लिखो, एज पर द प्रोविजंस of accounting standard 29, the entity is not required to provide any amount for these liabilities आगे लिखिए, these liabilities should be disclosed in notes to accounts only. आगे लिखिए, as per AS 29, contingent liability is also a present obligation due to past event but probability of outflow is very low and there is no reliable estimate for it. For example, there may be a court case pending for approval with insurance company pen, insurance हटा दो बेटा. There may be a court case pending for approval at initial stage
एट इनिश, देख लो जैसे लिखा है वैसे लिख लो, एट इनिशियल स्टेज ड्यू टू विच reliable estimate is not possible. नीचे लिखेंगे समरी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट प्रोबेबल आउटफ्लो contingent liability. Present obligation, probable outflow, past event, contingent liability. और ये जो लिखा है हम लोगों ने वेरी लो, बी पॉइंट में जो हम लोगों ने लिखा है वेरी लो, इसको टेक्निकली लिखते हैं लेस देन लाइकली। ये लिखा होता है लेस देन लाइकली, उसका मतलब होता है वेरी लो। हो गया बेटा? चलो अब समझो जरा, अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है यहीं से समझ जाओगे। बताओ प्रोविजन में क्या क्या कंडीशन थी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, उसके बाद पास्ट इवेंट था, फिर प्रोबेबल आउटफ्लो था, फिर रिलायबल एस्टिमेट था। अगर ये था तो हम क्या करते थे? प्रोविजन बनाते थे। अब ये देखो, अगर ये नहीं है तो इसी का नाम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझ आया? क्या नहीं है? रिलायबल एस्टिमेट। सेकंड इक्वेशन में कहा है रिलायबल एस्टिमेट? तो ये है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझ आया? अब ये देखो, समझ में आ जाएगा ऐसे। स्क्रीन पे देखो, यही वाला एग्जांपल लो। बताओ, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर ए ने केस कर दिया, लेकिन केस अभी शुरुआत में है ना? पहली दूसरी हियरिंग होने जा रही है, तो एडवोकेट को पता तो है सब गड़बड़ है, लेकिन ये और ये भी पता है कि हार जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जब ये एस्टिमेट नहीं होगा तो कैसे प्रोविजन बनेगा? समझ आया? तो सारी कंडीशन किसकी आएंगी? प्रोविजन की। बस एक मिसिंग होगी, कौन सा? हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि कितना देना पड़ जाएगा। फिर ठीक है, करेंगे भी तो रिलायबल नहीं होगा, इसलिए लिखा है ना रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो उसको बोलेंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और ये लिखी जाएगी फुटनोट में। देखो क्या लिखा, यहां हम लोगों ने लिखा बेटा, एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 29, एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 29, the entity is not required to provide any amount for these liabilities. These liabilities should be disclosed in notes to accounts. होती क्या है ये? As per AS 29, contingent liability is also a present obligation due to past event, but probability of outflow is very low. पैसे जाने की जो probability है वो क्या है? बहुत कम है। There is no reliable estimate। एक तो बहुत कम है, दूसरा हम उसका ढंग से अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहां मैंने लिखवाया ना, अगर कोई कोर्ट केस है जो इनिशियल स्टेज में, अभी शुरुआती दौर में है, तो पता नहीं चल पा रहा है कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इसका उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी समझते हुए बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाएंगे, न कि उसको हम लोग प्रोविजन बनाए। बोलो सबको समझ में है दोनों में फर्क क्या है? और ये जो लिखा मैंने वेरी लो, यही बात जब बुक में पढ़ोगे तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज किया है? लेस देन लाइकली। ठीक है, लेस देन लाइकली का मतलब हो गया वेरी लो।
तो ये हो गया बेटा प्रोविजन और हो गया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब आखिरी टॉपिक लिखो, कॉन्टिजेंट एसेट। लास्ट टॉपिक लिखिए, कंसेप्ट नंबर 3, कॉन्टिजेंट एसेट्स। कॉन्टिजेंट एसेट्स लिखिए इसे बेटा। As per the provision of AS 29, as per the provision of AS 29, contingent assets are expected inflows or gains in future. These profits should not be recognized or disclosed in notes to accounts as a matter of prudence. As a matter of prudence. एग्जाम्पल लिखिए, if any claim is pending for approval with insurance company, should not be recognized until it is recognized by such company. लिख लिया? चलो देखो अभी ये क्या लिखा बेटा, कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है बेटा, इसी का उल्टा। अब बताओ, हमने एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर ए ने कोर्ट में केस कर दिया, प्रोडक्ट खराब था, तो हमारा भी एडवोकेट, उसका एडवोकेट जो है केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमारा एडवोकेट कहता है कि हम केस जीत जाएंगे और मिस्टर एक्स पैसा देगा कि उसने हमको परेशान किया। समझा है? अब बताओ, अब कौन पैसा दे रहा है किसको? मिस्टर ए पैसा दे रहा है एक्स लिमिटेड को। तो अब बताओ, अब इनको पैसा मिल रहा है, इनको पैसा बेटा मिल रहा है। अच्छा,
तो ये कह रहे हैं कि हम जीत तो जाएंगे केस, ये कंफर्म है, जीत जाएंगे, कंपनसेशन भी मिलेगा, लेकिन अब ये कह रहा है एग्जैक्टली कितना मिलेगा ये नहीं पता। ठीक है, अब बताओ, वही पास्ट इवेंट्स की वजह से, अब ऑब्लिगेशन नहीं है, अब पैसा मिलेगा ना, ऑब्लिगेशन का मतलब लाइबिलिटी है, पास्ट इवेंट्स की वजह से आज पैसे मिलेंगे, जिसको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट करो या ना करो, तो अब हमें पैसे मिलेंगे, मिलेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंट एसेट। क्या बोलोगे, समझ आया बेटा? अच्छा, अगर ये एस्टिमेट कर पाओगे तो प्रोविजन की कैटेगरी में आ जाएगा, एस्टिमेट नहीं कर पाओगे तो कॉन्टिजेंट की कैटेगरी में रहेगा, यही तो दोनों में फर्क था। ठीक है, फिर से बताओ, अगर एस्टिमेट कर पाओगे तो कहां, किसकी कैटेगरी में जाएगा, प्रोविजन, और नहीं कर पाओगे तो किसकी कैटेगरी में रहेगा, कॉन्टिजेंट की कैटेगरी में रहेगा। कॉन्टिजेंट एसेट की लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ये क्या रहेगा, एसेट। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा इसको कहीं लिखा ही नहीं जाता, क्या चीज, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, भविष्य में होने वाले नुकसान लिखो बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम, लेकिन भविष्य में होने वाले फायदे नहीं लिखे जाएंगे। इस वजह से ये यहीं खत्म हो गया, क्योंकि अब ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते रहेंगे तब भी अकाउंट लिखने ही नहीं देगा। जब कंफर्म था तो पीएल में लिखने दिया, कंफर्म कम था तो बैलेंस शीट के बाहर लिखवाया, लेकिन लिखने तो दिया, इसको लिखने भी नहीं देगा। तो इसीलिए ये कहीं भी लिखा ही नहीं जाता। यहां हमने लिखा ना बेटा, ये देखो, these profits should not be recorded or disclosed in notes to accounts as a matter of prudence। prudence कंसेप्ट की वजह से इसको हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं, समझ में? क्योंकि बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम लोगों ने सुना है, इधर देखो, ये सुना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम डेटर, बनाते थे प्रोविजन की नहीं बनाते थे? हमारा डेटर हमसे डिस्काउंट मांगेगा, उसकी प्रोविजन हम पहले ही बना लेते थे। लेकिन बेटा ऐसे भी तो होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, हम भी जिससे माल खरीद के लाएंगे, जब हम पैसा देने जाएंगे तो हम क्या नहीं छुड़वाएंगे पैसे, हम भी तो छुड़वाएंगे, सब नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई क्रेडिटर तो छोड़ेगा, लेकिन इसका प्रोविजन हम कभी नहीं बनाते थे, किस वजह से, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। किसकी वजह से, समझ आया, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से फ्यूचर इनकम का प्रोविजन नहीं बनता, किसका बनता है, फ्यूचर लॉसेस का बनता है। समझ आया? अब चलो फटाफट रिवाइज करो, आज यही इतना हम लोग करेंगे, बताओ जल्दी से, प्रोविजन में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। पहला क्या होगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फिर ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, जिसकी वजह से प्रोबेबल आउटफ्लो होगा, जिसका रिलायबल एस्टिमेट है। अगर ये सब पूरा हो रहा है तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। अच्छा, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कितने तरह की होती है, कौन कौन सी, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का एग्जांपल दो, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर रिफंड, जो हम खुद कमिटमेंट करेंगे वही तो हुआ, और लॉ की वजह से जो होगा वो किस में आ जाएगा, लीगल में आ जाएगा। अब बताओ प्रोविजन कहां लिखा जाता है, पीएल की डेबिट में, और जहां माइनस करके लिखना होगा वहां दिखाएंगे। अब इसके बाद दूसरा पढ़ा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये क्या थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, पास्ट इवेंट होगी, आउटफ्लो होगा, लेकिन इसका रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो पाएगा, तो क्या बोलोगे, कौन, कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। ठीक है, और आखिरी में बेटा पढ़ा कॉन्टिजेंट एसेट, उसमें क्या होगा, पास्ट इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन नहीं होगी, हमें एक सोर्स हो रहा होगा पैसे का या कोई गेन हो रहा होगा, लेकिन उसको हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, किस कंसेप्ट की वजह से, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हम इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट एसेट जो है वो कहीं भी नहीं लिखा जाता, और यही इतना था बेटा इस चैप्टर में। तो चलो आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।